नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है अग्नि समाधि। लेखक मुंशी प्रेमचंद। साधु संतों के सत्संग में बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे और चरस भांग का चस्का पड़ गया। उसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ, मजूरी धृति में यह सुख कहाँ। चिलम भरना प्रयाग का काम था, तो उसकी आशा में महात्माओं तो से पहले भोग लगाने का फल उसको प्राप्त हो जाता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह अपने इस आनंद से विहल उठता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मणी रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती तो प्रयाग को प्रत्यक्ष का क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। गांव की चौकीदारी में से उसे 2 रुपये और कुछ वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त, और काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। यह काम प्रयाग रक्त के घूंट पीकर करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महंगी पड़ती थी। चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही कि महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपये और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर तो रौब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह प्रयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतः जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंता उत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती, प्रयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुरहाकता, और जो भी काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी आदमी था, और ऐसे आदमी कभी भूखों नहीं मरते। और उस पर नर्म इतना कि किसी काम के लिए ना नहीं करता, अच्छा भैया कहकर दौड़ने लगता। इसलिए पूरे गांव में उसका मान था। इसी की बदौलत निरुद्धम होने पर भी 2-3 साल तक उसे अधिक कष्ट ना हुआ। परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह कि रुक्मणी भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण उतनी सेवाशील ना रही थी। वहीं उसकी प्रगल्भता और वाचलता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतः प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मणी बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा लूं। रुक्मणी ने कहा, दम लगाने की अगर ऐसी चाट है तो कोई काम क्यों नहीं करते? आजकल कोई बाबा नहीं मिला क्या? प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी। रोए मेरी बला से, तुम रहते हो तो कौन सोने के कौर खिला देते हो? छाती फाड़ती हूँ तभी मेरे घर में पैसा आता है। अच्छा, तो अब यही फैसला है? हाँ, यही फैसला है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए हैं। 4 पैसे मांगता हूँ तो यूँ जवाब देती है। गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो आज तक एक पीतल का छल्ला नहीं बनाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। प्रयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए तब रुक्मणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गाँव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुक्मणी को चिंता हुई। वह पूरा गाँव छान आई। चिड़िया किसी अड्डे पर ना मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी तो बहुत देर तक आंख ना लगी। अब अगले दिन उसने सोचा कि मैं थाने में जाकर रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था, रुक्मणी थाने चलने को तैयार हुई। दरवाजा बंद ही कर रही थी कि प्रयाग आता हुआ दिखाई दिया। पर वह अकेला ना था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मिली चाल देखकर रुक्मणी का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षण हदबुद्धी सी खड़ी रही। अरे ये क्या किया? प्रयाग नई सौत ले आया, और वह धीरे धीरे घर के गई और उस नई सौत को धीरे धीरे घर के अंदर ले आई, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मणी ने प्रयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? प्रयाग ने हंसकर बोला, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी। मालूम होता है तुम्हारा जी मुझसे भर गया। प्रयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, दत्त पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने के लिए लाया हूँ। नई की आगे पुरानी कौन पूछता है? जिससे मन मिले वह नई, जिससे मन ना मिले वह पुरानी।
पयाग बोला, ला कुछ पैसा है तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। बोलने की देर नहीं थी, रुक्मणी ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। पयाग में चाहे कोई और गुण हो ना हो, पर यह मानना पड़ेगा कि शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मणी अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई। तड़के उठती, लकड़ियाँ तोड़कर, कभी चारा काटकर, उपले पाकर बाजार जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्थे चढ़ा जाती, आधे से घर का काम चलता। सौत हुई तो क्या हुआ, पर उसे कोई काम न करने देती। पड़ोसिन से कहती कि सौत है तो क्या हुआ, है तो कल की बहुरी, या 2-4 महीने आराम से रहेगी तो याद करेगी। मैं तो हूँ काम करने के लिए। गांव भर में रुक्मणी के शील स्वभाव का बखान होता, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था। वह अपनी नीति पर सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर बैठे बैठे मेरा जी उगता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिणी ने स्नेह से कहा, क्या मेरे मुंह पे कालिक पूतेगी? तू भीतर का काम कर, मैं बाहर का किए जा रही हूँ। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सीलिया हो गया था। इस वक्त सीलिया ने कुछ जवाब ना दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा उसके लिए असहनीय हो रहती। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, तब भी उसकी कोई पूछ नहीं। और रुक्मणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजूरी करेगी, मालकिन का घमंड तोड़ देगी, क्योंकि उसका पति तो पैसों का यार है। यह बात उससे छिपी ना थी। इसलिए जब रुक्मणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर बंद किया और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवा भगत कौन ना करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पीसनहारी का स्थान खाली है और वह इसी कमी को पूरा कर सकती है। पर यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर एक गेहूं से भरी हुई टोकरी थी। पयाग ने पहर रात से ही चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मणी से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर ना था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया अंधेरे में बैठे क्यों पीस रही है। उठकर कोठरी में गई तो देखा सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुमने को पीसने के किसने कहा? किसका अनाज पीस रही हो? सिलिया ने उत्तर दिया, तुम जाकर सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? या चक्की की झुमर झुमर से तुम्हें नींद नहीं आती? टोकरी दे दो, मैं तो कब तक बैठे बैठे खाऊंगी। 2 महीने तो हो गए, पर मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, मेरा धर्म भी तो कुछ है। तुम नहीं जानती, रुक्मणी बोली, यहाँ के आदमियों को आटा तो पीसते सबको अच्छा लगता है, पर पैसे देते रहते हैं। किसका घर हुआ है? मैं सवेरे ही उसके सिर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मणी के हाथ से टोकरी छीन ली। पैसे क्यों ना देंगे, बिगाड़ थोड़ी ना लूँगी। तुम ना मानेगी, तुम्हारी लौंडी बनकर भी ना रहूँगी। तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर ही बहुरिया बनी रहेगी? हो तो गए 2 महीने। तुम नहीं जानते मेरी नाक कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या बैठे बैठे खिलाती हो? चौका, बर्तन, झाड़ू, बुहारू, रोटी पानी, पीसना कुटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। मुझसे अब यह ना होगा। पयाग बोला, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मणी कर लेगी। पर रुक्मणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुँह से निकालते तुम्हें लाज नहीं आती? 3 दिन की भरिया बाजार में घूमेगी, संसार क्या कहेगा? संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐप करनी चाहती हूँ? सिलिया बोली। सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए ना उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने भी बचा ली। रुक्मणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी, फिर दूसरे दिन बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु उसे न मयस्सर हुई थी। भोजन करके जब बाहर जाने लगा तो सिलिया बैठी मिल गई। आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च डाले या कुछ बचे हैं? सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर थोड़ी ना रखना है, पैसे तो खाने के लिए होते हैं, गाड़ने के लिए नहीं। ठीक है, तो अब तू बाजार जाया कर, रुक्मणी घर का काम किया करेगी। अब तो रुक्मणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया।
सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर मेहनत करती। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती, फिर थोड़ी देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार न बैठती, कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती, और रुक्मणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती रहती थी। उसे जब अवसर मिलता तो गोबर बटोरकर उपले पाती और गाँव में बेचती। पयाग के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियाँ उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती, पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलता था। यहाँ तक कि एक दिन प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया बस घास लेकर लौटी तो पसीने में तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहाकर बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर रखकर तालाब में नहाने चली गई। इतने में रुक्मणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्टे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो उसे घास कम मालूम हुई। रुक्मणी ने पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देना शुरू की। जिसने मेरी घास छुई है उसके देह में कीड़े पड़े, बाप भाई मर जाए, आंखें फूट जाए। रुक्मणी ने कुछ देर तक तो जब्त किया, आखिर खून में उबाल आ गया तो झल्लाकर उठी, सिलिया को 2-3 तमाचे जड़ दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता से सभी की आंखों में खटकती थी कि वह अधिक घास क्यों छीलती है, ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है, इतने सवेरे क्यों उठती है, पैसे क्यों लाती है। इन कारणों से पड़ोसियों की सहानुभूति से वह वंचित हो गई। सब उसी को बुरा भला कहने लगी कि मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला, इतनी घास तो आदमी झाड़कर फेंक देता है। घास न हुई सोना हुआ। तुझे सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया है तो वह भी तो गांव का ही है, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं होगा। तूने इतनी गालियाँ दी किसको दी? पड़ोसियों को ही तो। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया था। शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे, दम लगाऊं, थक कर चूर हो रहा हूँ। सिलिया ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया। घबराकर पयाग ने पूछा, कोई गमी तो नहीं है? नहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना ना होगा, मैं अपने घर जाऊंगी। सिलिया बोली, अरे कुछ मुँह से तो बोल, हुआ क्या? गाँव में किसी ने गाली दी? घर फूंक दूँ, उसका चालान करवा दूँ? सिलिया ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। पर पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मणी पानी भरने गई थी, अभी गड़ा भी न रख पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम हो गया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर गाली पर झल्ला झल्ला कर उसे मारता था। यहाँ तक कि रुक्मणी के घुटने फूट गए, चूड़ियाँ टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत नहीं देती कि औरत है या डाइन, जरा भी मुँह को लगाम नहीं। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। रुक्मणी भी बातों को सुनती न थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मणी की जबान न थकी, बस यही रट लगाई हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, मिर्गी आए। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता, पर रुक्मणी को शायद अब चोट न लगती थी। वह अपनी जगह से न हिलती थी, सिर का बाल खोले जमीन पर बैठी रही। उसकी समस्त आत्महिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मणी उठकर एक और निकल गई। उसे जाते हुए दोनों ने देखा, पर किसी ने कुछ भी न कहा। अब फसल पकने लगती है तो 1.5-2 महीना तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती है। उसे किसानों से दोनों फसलों का पर हल के पीछे कुछ अनाज बंधा मिल जाता है। माघ में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके मड़ैया डाल लेता है और रात को खा पीकर आग, चिल्लम और तंबाकू चरस लिए उसी मड़ैया पे जाकर पड़ा रहता है। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। 10 बजे रात को रुक्मणी की राह देखी, फिर समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर में सो रही होगी, उसने खा पीकर लाठी उठाई। सिलिया से बोला, किवाड़ा बंद कर ले, अगर रुक्मणी आए तो उसे खोल देना और मना जुना कर कुछ खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे भी ना जाने कैसे इतना गुस्सा आ गया। उसे तो मैंने कभी फूल की छड़ी से भी ना छुआ था। कहीं बूढ़ धस ना मर गई हो, कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, ना वह आएगी तो मैं अकेली कैसे रहूँगी? मुझे अकेले रहने में डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर देकर लोटा थाली कोई उठा ले जाए तो फिर रुक्मणी तो आती होगी। सिलिया ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया। पयाग हार की ओर चला। सहसा सिवाने पर पहुँचते ही उसने देखा सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में ज्वाला सी दहकी। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ? अरे यह आग कौन जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं से ने अपनी अग्नि जीवा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है।
उसकी छाती धड़कने लगी, क्योंकि मड़ैया में आग लगाना मतलब रुई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी और चारों तरफ पकी हुई फसल की चादर बिछी हुई थी। आग की एक लपट केवल जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी, पूरा गांव का गांव तबाह हो जाएगा। लपटें बढ़ती ही जा रही थी, अब विलंब करने का समय नहीं था। पयाग ने अपना उपला और चिल्लम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहा बंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों में जाने से चक्कर था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रतिक्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी। पयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे, जैसे कोई तेज घोड़ा इस वक्त उसे पा ना सकता था। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी, दाएं बाएं उसे कुछ न सूझता था। 3-4 फलांग उसने 2 मिनट में ही तय किए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के पास आसपास कोई नहीं था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का भी वक्त नहीं था। पयाग का संदेह रुक्मणी पर हुआ, पर यह क्रोध करने का भी समय नहीं था। बस ऐसा मालूम होता कि लपट अब खेत पर पहुंची, तब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती, असफल होकर दूसरी ओर दुगने वेग से लपटती। लाठी से पीट कर भी बुझाने का समय नहीं था। फसल जल गई तो वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। पूरे गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक लाठी छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को उसने अपनी लाठी पर उठाया और फिर सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी। उसे इस तक का ज्ञान नहीं था। उसका पूरा हाथ जल गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रखे। हाथों का हिलना खेती का तपाहना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी। अगर भय था कि मड़ैया का यह केंद्र भाग, जहाँ लाठी का कुंदा डालकर पयाग उसे उठाए था, न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर गिरेगी और अग्नि समाधि मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था कि हवा की चाल से उड़ता जाता है, 4 फलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए पयाग के सिर पर खेर ले रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे की ओर फिर गया और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग गया। नहीं तो बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। अब एक फलांग तो निकल गया, दूसरा फलांग पूरा हो गया। देखना 2 फलांग की कसर और है, पाँव जरा भी सुस्त ना हो। परंतु अब केवल 2 ही खेत रह गए हैं। लाठी का कुंदा निकल गया, मड़ैया नीचे की ओर खिसकने लगी। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा था। किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा हुआ स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नर्क। उसे अपने प्राणों का मोह नहीं। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और वह गिरने ही वाला था कि एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। वह रुक्मणी थी। उसने तुरंत पयाग के सामने गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे अपने दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी भी सुधि नहीं थी कि वह मड़ैया के बाहर निकल आए। वह मड़ैया को लिए हुए गिर पड़ी। कुछ ही देर बाद तक मड़ैया हिलती रही, रुक्मणी हाथ पैर पटकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढाँप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो उसको आग ने जला दिया था, कुछ कसर थी, वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी।